तो आज हम जो शुरू करने वाले जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो कौन सा है? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। अब इसका हम लोग स्थान पता करते हैं, गोत्र वगैरह पता करते हैं, इसका गोत्र क्या होता है, कि कौन से वंश का है ना, कौन सी इसकी जाति है। ये चैप्टर है, ये है जो भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये कौन सी मतलब केमिस्ट्री की शाखा है, कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन की एक शाखा कौन सी है? भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन की शाखा बोले तो रसायन की उपशाखा ही क्या ही रसायन की उपशाखा है। कौन सी? वैद्युत रसायन। ये चैप्टर का नाम है। अब वैद्युत रसायन के अंतर्गत पढ़ा क्या जाता है ना, एक तरीके से आप ये समझिए स्कोप आप लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्कोप बोले तो भविष्य में इसके विषय में जब आपने जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया होगा या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज किया होगा तो इसका सबसे पहले आपने स्कोप जानने का प्रयास किया होगा कि स्कोप क्या है, आगामी भविष्य में आप इसके विषय में क्या कर सकते हैं, है ना। डॉक्टरी कर सकते हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, यानी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में। तो उसका सबसे पहले आपने स्कोप जानने का प्रयास किया होगा कि क्या स्कोप है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर वैद्युत रसायन के बारे में हम लोग स्कोप जानने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, किन शीर्षकों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोगिता है। और यह भी देखेंगे कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, है ना। तो हम बहुत सारी से महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम जब अगर बात करें तो इसमें ये हमको बात करनी है कि सबसे पहले इसके बारे में स्टडी कहां से प्रारंभ हुई। सबसे पहले इसके बारे में स्टडी कहां से प्रारंभ हुई? एक वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। कौन? हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसके बारे में बात की। सबसे पहले इसके बारे में क्या है, उन्होंने चर्चा की थी। कब चर्चा की थी? सन 1776 ईस्वी। कब की थी? सबसे पहले इसके बारे में अनुसंधान जो खोज किया था तो 1776 ईस्वी में किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। किसके बारे में? वैद्युत रसायन के बारे में। अब वैद्युत रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? वैद्युत रसायन के अंतर्गत आप लोग देखिएगा, रसायन से वैद्युत में बदलना आप सीखते हैं। रसायन से क्या प्राप्त करना? वैद्युत प्राप्त करना, है ना। और इन दोनों के मध्य क्या संबंध होता है, इन दोनों के मध्य परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार संभव हो पाता है, ये समस्त जानकारी आप प्राप्त करते हैं। कि मतलब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस आप कैसे सीखते हैं, वैद्युत रसायन के अंतर्गत आप सीखते हैं, है ना। या फिर वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करेंगे, वह प्रक्रम भी आप इस टॉपिक के अंतर्गत सीखते हैं। किसको किसको? मतलब आपस में इन दोनों के मध्य कैसे परिवर्तन होता है कि रसायन से वैद्युत में और वैद्युत से रसायन में, अर्थात रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, इसी प्रकार से वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार संभव हो पाता है। इस प्रक्रम का जो अध्ययन है वह रसायन विज्ञान की इस उपशाखा के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है? हमारे शरीर में देखा जाए, बोला जाए तो मस्तिष्क से लेकर अन्य जो कोशिकाएं हैं वहां तक संदेश भेजने का कार्य है वह वैद्युत रसायन के अंतर्गत ही हो पाता है। जो संवेदी होते हैं, संवेदी सूचना होती है कि जैसे कहीं पर किसी सतह पे हमने हाथ रखा, गर्म है तो तुरंत हमारा हाथ हट जाता है वहां से, है ना। या फिर बहुत ज्यादा ठंडा है तो अगर रख रहे हैं तो उसके बाद तुरंत हाथ हट जाता है। या फिर मान के चलिए कि जैसे हम धूप में निकलते हैं, धूप में निकलने के बाद अचानक से धूप में निकलते हैं तो हमारी आँख क्या हो जाती है, थोड़ी सी बंद हो जाती है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए अचानक से अंधेरे में पहुंचते तो वहाँ पर रोड स्क्रीन जो वर्णक होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। अगर मान लीजिए धूप में हम लोग चल रहे हैं तो अचानक से हम लोग कहाँ पहुंच जाए, अगर अंधेरे में पहुंच जाए, दिखाई नहीं देता है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे करके क्या वो एडजस्टमेंट होने लगता है, तो वो रोड स्क्रीन की वजह से होता है।
तो ठीक इतनी बात तो हमको समझ में आती है, लेकिन इतना क्यों जरूरी है कि हम लोग ये टॉपिक, ये जो है ये हम लोग के पास उपशाखा पड़ गई। उपशाखा क्यों पड़ गई? हमने अभी कहा कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के मध्य सामंजस्य और संदेश का आदान प्रदान, जो प्राप्ति वगैरह जो है, तो वो कैसे संभव हो पाती है? किसके माध्यम से, किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? वैद्युत रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे जहाँ पर मुख्य तौर पर जैसे सोडियम वगैरह हो गया या फिर एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जहाँ इनको प्राप्त किया जाता है, इनकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं एल्यूमिनियम की, जहाँ प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, किसका प्रयोग किया जाता है? वैद्युत रसायन का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वैद्युत रसायन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख इसके क्या है? अनुप्रयोग है, प्रमुख उपयोगिता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम और भी समझ पाएंगे कि इसकी क्या उपयोगिता, मुख्य उपयोगिताएं क्या है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो बातें शुरू करने वाले हैं, वो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, थोड़ी सी पारिभाषिक शब्दावली हमारे पास होगी, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि जो हम लोग आगे शब्द प्रयोग करने वाले हैं, उन शब्दों का अर्थात क्या होता है, अर्थात यथार्थ क्या होता है। हम जब कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऑफनली क्या यूज करते हैं? हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे पहले उसका जो शब्द है, तो शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने अभी वैद्युत रसायन शब्द लिखा, तो उसका हमने सबसे पहले क्या जाना? अर्थ जाना। अर्थ जाना, तो अर्थ जानने के बाद हमको इसको पढ़ने में थोड़ी सी सरलता हो गई, आसानी हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब इसके आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो वर्ड है, कुछ शब्द हैं, शब्दों को हम लोग परिभाषा समझेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि चालक, अचालक या कुचालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स कौन होते हैं। इसके बाद चालक में हम लोग दो श्रेणियां पढ़ेंगे। एक कौन सा पढ़ेंगे? एक धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा कौन सा क्या पढ़ेंगे? वैद्युत अपघट्य। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात वैद्युत अनअपघट्य पढ़ेंगे। ठीक, इतना हम लोग पढ़ने के बाद आगे जो है तो कुछ जो शब्द जैसे होते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, है ना, ये चालकता, इस प्रकार से शब्द पढ़ेंगे। आणविक चालकता, मोलर चालकता, है ना, इस टाइप से हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे लगभग हम लोग पढ़ेंगे कि इनका आयनन पढ़ेंगे कि आयनन कैसे होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य एवं प्रबल वैद्युत अपघट्य का। फिर दुर्बल वैद्युत अपघट्य से जो संबंधित है वो हम लोग कोलरास का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, कोलरास का नियम पढ़ने के बाद हम लोग कोलरास के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कोलरास के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ने के बाद हम लोग सेल की तरफ पढ़ेंगे। सेल की तरफ पढ़ने के बाद हम लोग संचारण पढ़ेंगे, कोएरिशन पढ़ेंगे। संचारण के कारण, बचाव, उपाय, है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ के इस चैप्टर को वहां से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो लगभग ये सारांश इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है। तो हमको शुरुआत सबसे पहले कहां से करनी है? इसकी पारिभाषिक शब्दावली की तरफ। किसकी तरफ? पारिभाषिक शब्दावली की तरफ, कि इसमें जो इसके अंतर्गत जो निहित प्रतिभा, जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी। इसमें सबसे पहले है आपके पास कौन सी? चालक। कौन? चालक। तो हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले क्या लीजिए? परिभाषा लिख लीजिए। किसके चालक की? नहीं, वैद्युत रसायन। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या कर रहे हैं? आगे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं किसकी? कुछ डेफिनेशंस की। किसकी? डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? इसमें से हम लोग मुख्य तौर पर दो डेफिनेशन देखेंगे, उनके अंतर्गत हम लोग सब डेफिनेशंस देखेंगे, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि चालक और अचालक की डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? चालक और अचालक या कुचालक। चालक को अंग्रेजी में कहा जाता है कंडक्टर। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। ठीक है, और कौन सा कंडक्टर है? बस वाला है? जैसे बस वाला चालक होता है ना, जैसे बस वाला जो है तो
वहां पे चालक का मतलब होता है बस में कि जो गाड़ी चलाता है, जो बस को चलाता है उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और जो टिकट काटता है उसको क्या बोलते हैं वहां पे? कंडक्टर कहते हैं। जो टिकट काटता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर कहते हैं, है ना। कंडक्टर को ऐसे वहां पे परिचालक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परिचालक। कंडक्टर क्या बोलते हैं हिंदी में? परिचालक कहते हैं। और जो चलाता है बस को उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा झोल है। चालक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। अब वहां पे हम लोग कंडक्टर किसको बोलते हैं? जो टिकट काटता है। और चालक का मतलब ये होता है कि चलाने वाला। तो जिस प्रकार से बस में होता है स्थिति होती है, जिस प्रकार से बस में स्थिति होती है कि वहां पे बस को चलाने वाले को चालक कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थिति होती है कि जो विद्युत धारा का चालन, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं वो चालक कहलाते हैं। किसको चलाते हैं? वो कौन कहलाते हैं? क्या होते हैं वो? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के क्या करते हैं? चालन करते, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इसकी एक परिभाषा, दूसरी परिभाषा बहुत से स्पष्ट हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा होकर प्रवाहित होने देते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं अचालक या कुचालक कहे जाते हैं। इसको और आप ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं क्या? दूसरी परिभाषा के अंतर्गत ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा का चालन नहीं करने देते हैं, ये नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है। अब एक और बात समझाते हैं आपको कि चालकता के आधार पर या विद्युत प्रवाहन के आधार पर हमने जो पदार्थों को दो श्रेणियों में बांट दिया। पदार्थों में धारा प्रवाहन की दृष्टि से हमने पदार्थ कितने भागों में बांट दिए? दो। कौन कौन से? चालक और अचालक। तो चालक में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पार्टीशन करेंगे, है ना। चालक कितने प्रकार के हम लोग देखेंगे? हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के? धात्विक चालक, धात्विक चालक और इसके अलावा वैद्युत अवघट्य। है ना। तो चालक कितने प्रकार के हमने देखने हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? धात्विक चालक और वैद्युत अवघट्य। तो धात्विक चालक के बारे में ज्यादा जानकारी अपने को प्राप्त नहीं करनी है। अपने ज्यादा जानकारी किसके बारे में प्राप्त करनी है? वैद्युत अवघट्य के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करनी है। अब दोनों के मध्य अंतर हम समझ लेते हैं। क्या होता है? धात्विक चालक का मतलब ये है कि ज्यादातर जितनी भी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं उनको क्या कह देते हैं? धात्विक चालक कह देते हैं। अब एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों में से विद्युत धारा का चालन होता है, लेकिन इनके मध्य मूलभूत जो अंतर होता है, जो मेन डिफरेंस होता है वो समझ लीजिए कि जो धात्विक चालक होता है तो धात्विक चालक में क्या जोड़ होता है? धात्विक चालक में धात्विक चालक में मुख्य तौर पर क्या जोड़ होता है? धात्विक चालक में क्या होता है कि विद्युत धारा का चालन तो हो जाता है लेकिन कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन से मतलब समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि उदाहरण के तौर पर एक कॉपर का तार लिया। क्या लिया? ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उसको हमने क्या रखा, ठीक है। ए पॉइंट से विद्युत धारा का चालन हुआ और बी पॉइंट पर हमने उसका विद्युत धारा का लाभ प्राप्त किया, है ना। जैसे हम कटिया लगाए, खंबे से क्या हमने लगा? कटिया तार लगाई और घर तक हमने उसको क्या है? बिछा के रखा। घर में हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह है कि हो सकता है कि जो पहले कॉपर की जो तार थी, अगर मान के चलिए कि 4 mm की तार थी, कितनी? 4 mm। तो हो सकता है कि धारा प्राप्त करने के पश्चात, धारा लेने के बाद उसकी जो मोटाई है, उसका जो व्यास है, तो लगभग 2 mm हो जाए। ये तो हो सकता है कि 4 mm से 6 mm हो जाए, अगर रासायनिक परिवर्तन हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं कि होता है ऐसा? तार मोटी या पतली हो जाती है विद्युत धारा लेने के बाद, क्या उसी तरीके से रहती है। तो अर्थात इसमें धात्विक चालक में क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है विद्युत धारा लेने के पश्चात।
लेकिन वैद्युत अपघट्य के साथ और साथ ही साथ क्या धात्विक चालक कौन सी अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? ठोस अवस्था में। धात्विक जो चालक होते हैं किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन वैद्युत अपघट्य हमेशा क्या करते हैं कि विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। विलयन या गलित अवस्था में। धात्विक चालक हमेशा कौन सी अवस्था में करते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन वैद्युत अपघट्य वहीं पर किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? विलयन या गलित अवस्था में। विलयन का मतलब तो समझते हो, मतलब घोल, और गलित मतलब क्या है कि अर्ध ठोस पेस्ट। गलित मतलब अर्ध ठोस पेस्ट। जैसे हम लोग कोलगेट वगैरह करते हैं ना, वो आधा ठोस रहता है, आधा कैसा रहता है? वो द्रव रहता है ना, ठीक है ना। जब विलायक की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है उस परिस्थिति में उसको क्या बोल देते हैं? वो है ना, ज्यादातर स्थिति में तो वो क्या रहता है? विलयन होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको क्रमबद्ध कर लीजिए। सबसे पहले कौन सी परिभाषा? चालक की। तो धात्विक चालक के संदर्भ में क्या लिखोगे कि ऐसी धातुएं या वे धातुएं, देखो ऐसी धातुएं या ऐसी धातुएं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, परंतु धारा प्रवाह के पश्चात इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। किंतु धारा प्रवाह के पश्चात इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक चालक कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, धात्विक चालक कहे जाते हैं। धात्विक चालक के अंतर्गत आप लोग जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं, समस्त धातुओं को आप लोग शामिल कर सकते हैं। जैसे कॉपर हो गया या जिंक हो गया, ठीक है ना, या फिर मान के चलिए कि आपके पास जैसे एल्यूमिनियम हो गया, Ag चांदी हो गया, Au सोना हो गया। ये जितनी भी धातुएं हैं, सारी धातुएं कैसे कहा जाता है? इनको धात्विक चालक कहा जाता है। ठीक है। अब और इसमें आगे क्या बात है? इसमें आगे ये बात है कि धात्विक चालकों में जो धारा का प्रवाह किसके कारण हो पाता है? धात्विक चालकों में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण हो पाता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धात्विक चालकों में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कहाँ पर? धात्विक चालकों में, है ना। मतलब किसकी वजह से धारा प्रवाह हो पाता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं कि उच्च विभव से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसका होगा? विक्षण आ जाता है। योर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये धात्विक चालक के अंतर्गत हमें समझ लिए। जबकि हम क्या समझते हैं वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत कि ऐसे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। और उनमें क्या होता है कि वैद्युत प्रवाह के बाद या वैद्युत धारा के प्रवाह के बाद उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। वैद्युत अपघट्य में क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह के पश्चात उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, कास्टिक सोडा यानी AOH, है ना, NaCl, ये सब क्या है? ये वैद्युत अपघट्य।
ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है तो धारा का प्रवाह किसके कारण हो पाता है, तो इससे जो धारा का प्रवाह है वो आयन के कारण हो पाता है। इसकी वजह से आयन की वजह से, कौन से आयन, मुक्त आयन की वजह से, है ना। इसे मान के चलिए कि हमने क्या किया कि NaCl बोला ना, तो NaCl जब घुलित अवस्था में या विलीन अवस्था में आएगा तो कहाँ टूटता है वो, Na+ और Cl- में टूटता है। जब Na+ और Cl- में टूटता है तो मतलब है किसी विलयन जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- पूरे विलयन में घूमेगा। Na+ और Cl- होगी वो पूरे विलयन में घूमेगी, तो घूमने के दरमियान क्या होगा, इनकी साथ स्थिति ये होगी, अगर मान लीजिए कि एक सिरे में विद्युत धारा का जो मान लीजिए सर्किट के लगा दिया जाएगा, तो क्या होगा कि जो धारा का प्रवाह है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाएगा। किसके कारण से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, सॉरी मुक्त आयन की वजह से, है ना। ये क्या है, आयन, इलेक्ट्रॉनिक आयन। और जब इलेक्ट्रॉनों की वजह से किसमें प्रवाह होता है धारा का, धात्विक में, और वैद्युत अपघट्य में किसका, आयन की वजह से। लिख लीजिए।